हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ। यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। लेक्चर नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 हम सब कर रहे हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 6 शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा चैप्टर नंबर 2 में ही। ठीक है, एंथ्रेक्स में आपको बताया था उदाहरण के तौर पे, लेकिन कुछ बातें इसमें और बतानी थी जो कि मैं एक्सप्लेन उस टाइम नहीं कर पाया था। तो अभी पहले इसको हम सब देख लेते हैं, क्योंकि इससे 70 बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर एंथ्रेक्स हो जाएगा। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के बुक में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो आप अगर ऊपर देखेंगे तो मैं लिख दिया हूं, एंथ्रेक्स को ऐतिहासिक रूप से कई नामों से जाना जाता है। इसके लक्षण, स्थान और संक्रमण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माने जाने वाले समूहों को दर्शाता है। इनमें साइबेरिया प्लेग, कम्बरलैंड रोग, चारबॉन और पलीहा ज्वर। यही बीपीएससी पूछा था 70 में। पलीहा ज्वर किसको बोला जाता है? तो एंथ्रेक्स को बोला जाता है। घातक सौंप भी बोला जाता है। इसके अलावा वुल सॉटर रोग भी बोला जाता है और ला मेलाडी डे ब्रेडफोर्ड भी बोला जाता है। तो इतने नामों से एंथ्रेक्स को जाना जाता है। एंथ्रेक्स जो मानव और मवेशी में फैलता है, ये जीवाणु की वजह से फैलता है। ये हम सब चैप्टर नंबर 2 में देखे थे। बस ये इसका एक्सप्लेनेशन बच गया था। एंथ्रेक्स वैसे मैं रोग पढ़ा रहा था, तो इस वजह से उस टाइम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, पर अभी आपका छूटेगा नहीं, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दिया। चलिए, अब छठे चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम सब, जो कि आज हम सब मेनली पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला। तो मैं एक जगह अरेंज करके आपको लास्ट में, जैसे ही क्लास 8 का एनसीईआरटी का 18 चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम सब एक जगह जितने भी क्वेश्चन 70 बीपीएससी में एनसीईआरटी से पूछे गए थे, उसका एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो जहां जहां से बीपीएससी प्रश्न की है वो मैं आपको इसी वीडियोस के माध्यम से आपको ऐड ऑन करते चले जाऊंगा। अगर पीछे वाला कोई छूट भी जाएगा, तो जैसे कि आज चैप्टर नंबर 2 का छूट गया था क्वेश्चन, तो उसको किसी और चैप्टर में हम सब देख लेंगे। अब यहां से शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, और लास्ट में आज मैं बताऊंगा कि आपको न्यू एनसीईआरटी खरीदनी है या पुरानी एनसीईआरटी खरीदनी है। ठीक है, तो ये लास्ट के वीडियो में हम सब देखेंगे, और आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा ये भी हम सब लास्ट में देखेंगे। फिलहाल अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम सब पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। दहन क्या होता है? तो रासायनिक प्रक्रम में जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, यानी ऑक्सीजन वायु जो कि अवेलेबल रहता है और आग पकड़ना, इसी को हम सब दहन बोलते हैं। मतलब दहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य कहलाता है। ठीक है, ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, ये सामान्य सी बात है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और उष्मा उत्पन्न करता है। तो ऑक्सीजन से ही हम सबका भोजन अपघटित होता है और उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसको आप सब ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। सूर्य में उष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिकीय एक विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। ये आगे आने वाले चैप्टर में हम सब देखने वाले हैं। तो दहन क्या हो गया? तो जैसा भी पदार्थ जिसमें वायु आ जाए, ऑक्सीजन के रूप में आ जाए, और वो जलने लगे, उष्मा देने लगे, तो वैसे प्रक्रिया को, वैसे प्रक्रम को हम सब क्या बोलते हैं? दहन। और आप सबको पता है कि आग के लिए आप जो है, आग वहीं पकड़ता है जहाँ पे हवा तेजी से चलता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की भारी मात्रा होती है, वहाँ आग ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन महत्वपूर्ण कारक हो जाता है आग को जलाने के लिए। तो इसी को अब एनसीईआरटी द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देकर के आपको समझाना चाह रहा है क्या, कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? तो कंबल से ढकने पे ये होता है कि ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है और आग बुझ जाता है। कोई भी व्यक्ति को अगर आग पकड़ा तो जोर से कंबल उसको लपेट दीजिए, तो वहाँ पे हवा नहीं जाएगा। अंदर हवा जब नहीं जाएगा, तो यानी हवा, कौन सा हवा की बात हो रही है? ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर वो आग जो है अपने आप बुझ जाएगा। तो ये उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाह रहा है कि जहाँ पर भी आग लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायर जनरेट होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन वहीं जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो आग भी धीरे धीरे बुझ जाएगा। यही रीज़न है कि व्यक्ति को जैसे ही कपड़े में आग लगता है तो उस कंबल से लपेट दिया जाता है, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका कनेक्शन कट हो जाए और आदमी की जान बच जाए और आग बुझ जाए। ये मेनली रीज़न होता है। चलिए, ज्वलन ताप क्या है? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, इसको ज्वलन ताप बोलते हैं। बस एक टर्म में याद रखिए कि ज्वलन ताप क्या है। तो जैसे ही पदार्थ जलना शुरू कर देगा, शुरुआती क्षण जो होता है उसी को ज्वलन ताप करते हैं। यानी ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिससे कि वो
वस्तु जलने लग जाए उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए क्लास 7 के एनसीईआरटी से भी लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं आपके 70 बीपीएससी में, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको 8, 9, 10 का तो करवाऊंगा ही एनसीईआरटी, तो इसको 7 को भी ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि आपका प्रश्न और ज़्यादा ना छूटे, ठीक है। तो 7 में मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए तो माचिस का इतिहास समझते हैं आप। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी में बताया गया है, तो माचिस के इतिहास से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो मिस्र में सबसे पहले ये जो माचिस का आविष्कार हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं शुरुआत जो होने लगा, तो मिस्र में गंधक में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी, एक पेड़ आता है चीड़ का, अगर उसकी लकड़ी को जो है आप पानी में भिंगा भी देंगे ना तो उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। मतलब अगर उसको जलाएंगे तो उसमें आग पकड़ लेगा, इसलिए चीड़ का लकड़ी का यूज होता है आपके सिलाई में, ठीक है। माचिस में चीड़ की लकड़ी का यूज होता है। तो मिस्र में गंधक में डूबे चीड़ की लकड़ी से छोटे टुकड़े माचिस के लिए उपयोग किए जाते थे। उसके बाद आधुनिक समय आया, यानी समय बदला। उसके बाद क्या क्या यूज होने लगा, तो एंटीमनी, ये सब टर्म याद रखिएगा, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस मतलब होता है उजला फास्फोरस। कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था और घर्षण की उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था, जल उठता था। यानी आधुनिक समय में पहले तो गंधक वाला चीड़ का लकड़ी का यूज माचिस के रूप में करते थे, जो कि मिस्र के समय में हुआ था, मिस्र देश में हुआ था, ठीक है। आधुनिक समय आया तो इसमें एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और उजला फास्फोरस का यूज होने लगा। एक्चुअली में फास्फोरस जो है ये कमरे के ताप पे अपने आप जल जाता है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो श्वेत फास्फोरस में खतरा ये था कि रखे रखे आग पकड़ जाए, तो कहीं ऐसे जगह पे आग पकड़ जाए जो कि जिससे कि घर में भी क्षति पहुंच सकता है। अगर उसमें श्वेत फास्फोरस में क्या होता था, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, ज्यादा तापमान है तो अपने आप आग पकड़ जाता था, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर के ताप पर ही श्वेत फास्फोरस में आग पकड़ जाता था। तो ये तो समस्या उत्पन्न हो गई। तो अब श्वेत फास्फोरस को किसमें बदल दिया गया उसके ऊपर हम सब बात करते हैं, ठीक है। तो चूंकि श्वेत फास्फोरस ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जब कमरे में आप रखेंगे माचिस और उसमें श्वेत फास्फोरस का वो मिला हुआ है और अपने आप उसमें आग पकड़ जाएगा, तो ये तो दिक्कत वाली बात थी। तब क्या किया गया, तो माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता था और रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाया, श्वेत फास्फोरस के जगह पे। उसके बाद हम सब लाल फास्फोरस यूज करने लगे। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता था और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर उष्मा उत्पन्न करता था। और जैसे ये उष्मा उत्पन्न करता था तो इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो लगा हुआ रहता है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता था और आपका माचिस जल उठता है। तो आपसे अगर इतना नहीं पूछेगा, बस एक कहानी बता दिया कि इसका आविष्कार कैसे हुआ, यानी माचिस जो है इसका आविष्कार क्या हुआ। तो पहले तो गंधक का यूज किया जाता था, फिर श्वेत फास्फोरस का यूज किया जाने लगा, लेकिन उसके बाद और वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया तो श्वेत फास्फोरस के जगह पे वर्तमान समय में लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। और ये मैं प्रक्रिया बता दिया कि क्या क्या इसमें लगा रहता है। तो जलता क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है। किसकी वजह से जलता है, तो लाल फास्फोरस की वजह से जलता है या श्वेत फास्फोरस की वजह से जलता है। अभिक्रिया किसके साथ करता है, तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ करता है। और इस प्रकार हम सब माचिस का यूज करते हैं। और माचिस क्या हमको देता है, तो दहन देता है और उष्मा प्रदान करता है। अब एक प्रश्न समझते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ क्या है। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ ले, यानी इसमें जैसे ही आप आग लगाएंगे आग पकड़ लेगा। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सब, ठीक है। तो ये जितने भी उदाहरण मैं दिया ये ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। अब आपसे बात करते हैं कि हम सब आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, आग पे नियंत्रण कैसे पाएंगे आप। तो सबसे पहला तो आराम से समझ जाएंगे कि भाई जल का यूज करना है। तो जल का आग पर प्रभाव, जल का आग पर क्या प्रभाव पड़ता है, एनसीईआरटी आपको इतना तक समझाएगा कि जल जब हम सब आग पे डालते हैं तो वो बुझ क्यों जाती है, यही है खासियत एनसीईआरटी का। तो जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप इसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, यानी जलने वाला जो ताप है उससे कम हो जाता है। जल वाष्प, यानी जो जल हम फेंकते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हम सब आग पे कंट्रोल पा पाते हैं। तो ये जल का हो गया। एक क्वेश्चन है कि आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवश्यक क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ईंधन, यानी जो चीज़ आप जलाएंगे, वायु में मैं ऑलरेडी बता दिया ऑक्सीजन, और उष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें आग जलाने के लिए।
अब एक क्वेश्चन आप सबके मन में आता होगा कि वैसे तो आग बुझाने के लिए जल सबसे अधिक प्रभावशाली है, जरूर है, लेकिन तब यह तभी कार्य करेगा जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तु में आग लगी हो। यह भी बात सही है। लेकिन अगर बाई चांस विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में आग लगी हो तो उसे आप कैसे बुझाएंगे? आप सब कभी चाइनीज डिश बनते हुए देखे होंगे, वो तेल में बनता है, बहुत ज़्यादा हीट पे बनता है। उसमें अचानक से जो वो कुक वाला है जो आपका खाना बनाता है, तो जैसे ही कुक वाला पानी डालता है उसमें आग पकड़ जाती है। यानी जल का उल्टा रिएक्शन होता है विद्युत उपकरण और पेट्रोल में। ठीक है, तो विद्युत उपकरण हो या पेट्रोल जैसे चीज़ों में आग लग जाए तो उस पर आप कैसे कंट्रोल पाएंगे? तो वहां पे तो आप जल का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जल जो होता है वो और ज्यादा आग को बढ़ा देगा। तो ऐसे में जब विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में आग लगता है तो हम सबसे बेस्ट जो ऑप्शन मानते हैं वो है, तो हम सब दो बात समझे। क्या दो बात समझे? कि जब भी ऐसा वस्तु जिसमें आप विद्युत उपकरण यानी जो भी करंट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, या फिर पेट्रोल जैसे क्षेत्रों में आग लग जाए, तो वहाँ पे हम सब जल का उपयोग नहीं करते हैं। वहाँ पे हम सब के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अभी मैं आपको कंबल वाला उदाहरण दिया, अभी जस्ट ही बताया था। तो किसी व्यक्ति को अगर आग लग जाए तो हम सब कंबल लपेटते हैं, तो कंबल लपेटने से ये होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कंबल लपेटने से क्या होता है, तो ऑक्सीजन बंद हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जगह ले लेता है, इसी वजह से आग हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आग बुझाने के लिए है, ऑक्सीजन आग लगाने के लिए है। बात समझ में आ गया? एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रित हो जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं जहाँ जाएगा वहाँ पे आग नहीं पकड़ेगा, CO2 आग को बुझा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज करेंगे आप? वैसे सिलेंडर का कहाँ यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से भरे सिलेंडर का वहाँ यूज करेंगे जहाँ विद्युत उपकरण है या फिर आपका कोई तेल वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में आग लगा है। ऐसे नॉर्मल अगर लगा है, किसी वस्तु में लग गया है, कागज में लग गया है, पन्नी में लग गया है, तो इस समय आप जल का इस्तेमाल करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है हम सबको? तो ये उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। ठीक है, उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह है, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है, और इससे BPSC क्वेश्चन पूछी थी। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इस कहानी को समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आग को बुझाता है, सिंपल सा बात है। ये उच्च दाब पर, कम तापमान पर और उच्च दाब पर ये द्रव अवस्था में सिलेंडर पर भरी जाती है। ठीक है, भरी जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो मान लेते हैं एक ऐसा इंसिडेंस आ जाए जिससे कि CO2 आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तब उसके स्थान पे आप क्या करेंगे, ये NCERT आपको बता रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, जिसका यूज आप सब ब्रेड वगैरह में करते हैं, तो खाने वाले सोडा जिसको बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव से आग रुक जाता है। तो ये भी एक शानदार अग्निशामक है और इसी पे 70 BPSC क्वेश्चन पूछी थी। ठीक है, वैसे तो इस वाले चैप्टर में 2 क्वेश्चन पूछी थी, पर मैं आपको एक अभी बता दे रहा हूँ, और एक जब हम सब क्लास 10th का करेंगे तो उसमें सही ढंग से दिया हुआ है, तो उसमें देख लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन क्लास 10th के NCERT में भी है, क्लास 8 के NCERT में भी है और क्लास 10th के NCERT में भी है। ठीक है, तो CO2 अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट आपको नजर आ जाए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसा रसायन पाउडर नजर आ जाए, तो इसके छिड़काव से भी आप आग पे नियंत्रण पा सकते हैं। अब मैं आपको 70 BPSC का क्वेश्चन दिखाता हूं, आप सब तुरंत बना लेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। ठीक है, तो अग्निशामक है मतलब आग को बुझाने के लिए कौन से अम्ल का यूज हम सब कर सकते हैं। अब ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सब पे हम सब नहीं जाते हैं। आप ऑप्शन पढ़िए, बाइकार्बोनेट जहां लिखा रहेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट का अर्थ है अग्निशामक, बस इतना आप याद कर लीजिए। अभी मैं तुरंत ही बताया, तो आपका A नंबर ऑप्शन में बाइकार्बोनेट विलियन लिखा हुआ है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपका NCERT किताब से मिल रहा है, बस लॉजिकली आप कैसे पढ़ते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, इसका PDF भी मिलेगा, प्लस मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते जा रहा हूँ कि आपका BPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका A आंसर हो जाएगा करेक्ट।
आइए अब बात करते हैं दहन के प्रकार की। तो एक होता है तीव्र दहन, गैस तेजी से जलने लगता है, जैसे आप लाइटर जलाएंगे गैस तेजी से जलने लगेगा, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के दहन को हम सब तीव्र दहन बोलते हैं। ये एक सामान्य सा बात है। स्वतः दहन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अपने आप आग पकड़ लेते हैं। अभी मैं आपको बताया फास्फोरस एक ऐसा है जो कमरे के ताप पर भी जल उठता है, श्वेत फास्फोरस खास करके। इसलिए अब श्वेत फास्फोरस की जगह पे माचिस में हम सब क्या यूज करते हैं, लाल फास्फोरस यूज करते हैं। और फास्फोरस चूंकि कमरे के ताप पे अपने आप उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको हम सब जल में रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान पूर्वक आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे, दहन के प्रकार को और समझते हैं। एक और टाइप का दहन होता है जिसको आप विस्फोट बोलते हैं। तो पटाखे के जलाते समय एक आकस्मिक अभिक्रिया होता है जिससे उष्मा, प्रकाश और ध्वनि तीनों पैदा होता है, तो ये विस्फोट वाला दहन हो गया, इसमें भी आग पकड़ लेता है। पटाखे को दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो ये था दहन का प्रकार, ये सामान्य सा बात था। बस इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि श्वेत फास्फोरस जो है वे कमरे के ताप पे भी जल उठता है, इस वजह से अब जो है माचिस में लाल फास्फोरस यूज करते हैं। प्लस फास्फोरस ऐसा चीज़ है जो कि कमरे के ताप पे अपने आप उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपका बन सकता है। ज्वाला मतलब लौ होता है, ये सामान्य सा बात है, और सबसे ऊपर जो लौ रहेगा वो सबसे गर्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दिया, बस इतना इसमें याद रखना है आप। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है, तो जो सबसे बेस्ट ईंधन होगा उसकी क्या विशेषता है, एक लाइन आप याद रख लीजिए। तो ईंधन जो सहज तरीके से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता हो, सस्ता हो और वायु में समान दर से सुगमतापूर्वक जलता हो, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। अब ऐसा क्या चीज़ है, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो आपका एलपीजी हो सकता है, सीएनजी हो सकता है ना। तो ये सब जो है ये आदर्श ईंधन के उदाहरण है। कोयला, लकड़ी, ये सब आदर्श ईंधन के विशेषता या आदर्श ईंधन के उदाहरण नहीं है, क्योंकि कोयला जलने पे राख छोड़ता है, लकड़ी का भी वही हाल है, लकड़ी जलने पे राख छोड़ता है। पेट्रोलियम वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोलियम जलने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसे निकलते रहते हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। लेकिन एलपीजी जलने पे आपको काला धुआं नहीं निकलेगा। आप अपने घर में जिस चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसको जलाएंगे तो आपको काला धुआं नहीं निकलेगा, इसलिए एलपीजी जो सिलेंडर है वो आदर्श ईंधन का उदाहरण है। बात करते हैं उष्मीय मान क्या है। तो एक किग्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा मात्रा की मात्रा को उसका उष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, तो बस एक नॉर्मली याद रखिए, ईंधन का उष्मीय मान को किससे मापते हैं, मात्रक इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम ये उष्मीय मान का एसआई यूनिट है, इसको याद रखना है। और एक किग्रा जलने के बाद जो उष्मा प्राप्त होता है, एक किग्रा आप कोई चीज जला दें, जो उष्मा आपको प्राप्त हो जाए वही उष्मीय मान है। तो एक झलक इस चार्ट पे देख लीजिए, ये एनसीईआरटी द्वारा दिया गया था। तो जिसमें उष्मीय मान सबसे अधिक होगा उसमें आग तेजी से पकड़ेगा। तो इसके अनुसार हाइड्रोजन का उष्मीय मान सबसे अधिक है, जबकि गोबर के उपले का उष्मीय मान सबसे कम में से एक है। तो इसलिए आप जो गोबर का उपला होता है, गोईठा हम सबके साइड बोला जाता है, उसमें आप आग लगाएंगे तो तुरंत आग नहीं पकड़ेगा, उसमें पहले धुआं होगा फिर आग पकड़ेगा। ठीक है, अच्छे ढंग से जलता भी नहीं है, बस वो एक सपोर्ट करता है, धीरे धीरे आग पकड़ेगा तो दूसरी लकड़ी वगैरह में पकड़ने के लिए। लेकिन आप हाइड्रोजन गैस में आग जलाएंगे तुरंत से झट से पकड़ जाएगा। और बाकी मीथेन हो गया जिसमें CH4 जो आपका एलपीजी में भी यूज होता है, ठीक है, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब में तुरंत आग पकड़ लेगा। तो जिसका उसमें मान सबसे अधिक उसमें आग सबसे जल्दी पकड़ेगा। चलिए आज के ईंधन के बारे में बात करें तो ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद क्या क्या प्राप्त होते हैं, और इसको थोड़ा सा आप सब याद कीजिएगा। तो लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, इसमें दम्मा जैसे श्वास रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है ईंधन का अपूर्ण दहन, जहाँ पे ईंधन अच्छे ढंग से नहीं जल रहा है वहाँ पे जो गैस काला काला जो धुआं उत्पन्न होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, बहुत ही हानिकारक गैस होता है। तीसरा है कि ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है तापमान में वृद्धि होगा, और तापमान में जब वृद्धि होगा तो जितने भी ग्लेशियर हैं जिसपे बर्फ जमे हुए हैं वो धीरे धीरे पिघलेगा, और वो पिघल करके कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, और समुद्र का पानी बढ़ेगा। समुद्र का पानी बढ़ेगा तो जितने भी समुद्र के बीच में द्वीपीय देश हैं, टापू पे अवस्थित देश हैं, वो डूबेंगे। तो यही रीजन होता है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। चौथा है कि कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब कोयला और डीजल दोनों का कॉम्बिनेशन जब जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और इसको बोलते हैं दम्मा घोटू या संक्षारक गैस। तो इसको याद रखिएगा आप सब।
5वां है पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। 6 है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार अगर पूछ लेगा आपसे कौन कौन सा गैस है तो सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा फसल भवन और मृदा के लिए हानिकारक होता है। तो ये दहन और ज्वाला था जिसमें हम सब बाइकार्बोनेट के बारे में मेनली जाने। ठीक है, जहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे जल का यूज़ होगा यानी सामान्य से वस्तु में आग पकड़ जाए तो जल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सब में अगर आग पकड़ जाए तो वहाँ पे हम सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करेंगे। और मैंने ये भी सिखाया आपको कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे बेकिंग सोडा जो होता है जिसको हम सब सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का हम सब यूज कर सकते हैं। और इसी पे प्रश्न 70 बीपीएससी में आया, तो मैं आपको प्रश्न भी दिखाते जा रहा हूं, साथ ही आपका चैप्टर भी मैं समाप्त करवाते जा रहा हूं। तो 7, 8, 9, 10 मैं ये 71वीं बीपीएससी से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। और करंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पूरा मंथ वाइज करवाऊंगा, स्टेट वाइज करवाऊंगा, बिहार का करवाऊंगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अब पीडीएफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पढ़ा तो मैं दिया, इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दिखाते जा रहा हूँ। इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा था पर वो हम सब क्लास 10th के एनसीईआरटी में देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा बेहतर ढंग से बताया गया है। ये हमारा पेड कोर्स है, तो जिसको भी 72 बीपीएससी के लिए हमसे तैयारी करना है तो क्लास जो है आपका यूट्यूब ऋषभ बीपीएससी पे ही रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस टेस्ट सीरीज के लिए जिसमें आपको ये सारे टेस्ट मिल रहे हैं। एनसीईआरटी का आपको टेस्ट देना है, सारे 8 का 8 चैप्टर का टेस्ट देना है, मेंस क्वेश्चन का राइटिंग का टेस्ट देना है। ये सब मैं आपको करवाऊंगा और ये आप दिसंबर 2028 तक हमसे जुड़कर दे सकते हैं। भगवान करे आपका 71st में ही हो जाए, 72 में ही हो जाए, लेकिन आप 3 साल हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आराम से 499 रुपीज़ में आप तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह के लिए बस है, क्लास सारा फ्री रहेगा हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 71वां बीपीएससी अगर टेस्ट देना है जिसमें मैं आपको 11 फुल लेंथ टेस्ट करवा रहा हूँ, इसके अलावा एनसीईआरटी का पीडीएफ और करंट अफेयर्स पूरे साल का ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, तो ये आप बात कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे इस सारे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास 2 टेलीग्राम चैनल है, एक हमारे पुराने चैनल का ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, उस पर 1800 व्यक्ति है, ये सर्च करेंगे आप तो आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए ऋषभ बीपीएससी, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा हमारा न्यू टेलीग्राम चैनल जो कि इस चैनल के नाम पर ही है। ठीक है, तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे सारा आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता चले जाएगा। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का पहल। अभी क्लास 8 का 6 चैप्टर में हम सब पहुंच गए हैं। और एनसीईआरटी के ऊपर एक और बात मैं बता देता हूं, आपको जब भी लेना है तो ओल्ड एनसीईआरटी लीजिए, उसमें ज्यादा चैप्टर दिया गया है। ये न्यू वाला जो एनसीईआरटी हुआ है इसमें 10 का 10 चैप्टर जो है खत्म कर दिया गया है। मैं इधर ही न्यू वाला एनसीईआरटी खरीदा हूं अपने स्टूडेंट का, तो उसमें 8 ही चैप्टर है और जो पुराना वाला एनसीईआरटी है उसमें क्लास 8 में 18 चैप्टर है। ठीक है, तो पुराना वाला अगर एनसीईआरटी साइंस आपको 7, 8, 9, 10 का मिल गया तो आप उसका यूज कर लीजिए, वही खरीद लीजिए। अगर बाय चांस नहीं मिला तब आप आराम से न्यू वाला ही खरीदिएगा और जितने भी चैप्टर हैं आप पढ़ लेंगे। और बाकी मैं तो आपको पुराना वाला ही एनसीईआरटी साइंस से करवा रहा हूँ ताकि आपका चैप्टर नहीं छूटे। और पुराने वाले से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं मिला तो आपको न्यू वाला लेकर के पढ़ लेना है। और अगर मिल गया तो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप पुराने वाले एनसीईआरटी साइंस का यूज करेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो या आप किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इतनी बात मैं आपको समझा दिया। और जिसको नहीं मिलेगा तो इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको चैप्टर वाइज करवा ही रहा हूँ, सारा निचोड़ आपको दे ही रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे बकबक कम होगा, पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ट्रस्ट कीजिए, आपका प्रश्न बीपीएससी में बनेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल एंड गुड नाइट।